गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था और इम्पेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था। और आज का हमारा टॉपिक है पदेशी प्रोनाउन। ये पदेशी प्रोनाउन का चार्ट बना है बच्चों, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये आई के साथ माई पदेशी प्रोनाउन है, वी के साथ अवर्स पदेशी प्रोनाउन है, यू के साथ योर्स पदेशी प्रोनाउन है, दे के साथ देयर्स पदेशी प्रोनाउन है, ही के साथ हिज पदेशी प्रोनाउन है, सी के साथ हर्स पदेशी प्रोनाउन है, इट के साथ इट्स पदेशी प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति स्वामित्व प्रकट करे, अपना अधिकार दिखाए, वो अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये कौन से सर्वनाम है? अधिकार सूचक सर्वनाम है। कैसे बच्चों? अधिकार सूचक सर्वनाम। ये अधिकार सूचक सर्वनाम है, अधिकार सूचक सर्वनाम। ये पदेशी प्रोनाउन है। इसको चार्ट नोट कर लीजिएगा, जिसकी डिफिनेशन लिखा दे। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति स्वामित्व प्रकट करने वाले, स्वामित्व मतलब अधिकार, इसको क्या बोलेंगे? अधिकार प्रकट करने वाले शब्दों को अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकार सूचक सर्वनाम, अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। पदेशी प्रोनाउन, पदेशी प्रोनाउन कहते हैं। क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो अथवा कोई स्थान हो, अगर उसके प्रति कोई अधिकार प्रकट कर रहा है, स्वामित्व अधिकार प्रकट करने वाले जो शब्द होंगे, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? पदेशी प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड्स दैट प्रूव देयर पोजेशन ऑन ए प्लेस एट एनी टाइम एट एनी पर्सन। किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर अगर कोई भी शब्द अधिकार सूचित करता है तो वो आया हुआ शब्द क्या कहलाएगा? पदेशी प्रोनाउन कहलाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के प्रति, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तीन चीजें, अगर इनके भी कोई अधिकार प्रकट करने वाला शब्द आता है तो वो जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? पदेशी प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, जैसे दिस बुक इज माइन। ये पुस्तक मेरी है। ये माइन क्या है यहाँ पर? ये पदेशी प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? ये पदेशी प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, ये कैसा प्रोनाउन है? ये पदेशी प्रोनाउन है। इसकी डिफिनेशन एक इंग्लिश में लिखनी है। ऐसे ले सकते हैं, द वर्ड्स दैट शोज देयर पोजीशन the words that show their possession are known as पदेशी प्रोनाउन। दो शब्द की शो दर्शाते हैं, जो पोजेशन अपना अधिकार दिखाते हैं, आर नोन एज पदेशी प्रोनाउन। उनको जो पदेशी प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बोला था आपको, दिस बुक इज माइन। ये पुस्तक मेरी है, लेकिन यहां पर हिंदी है, ये पुस्तक मेरी ही है। ये माइन का अर्थ क्या है? ये पुस्तक मेरी ही है। पर्सनल प्रोनाउन का जब चार्ट समझाया था तो मैंने उसमें पदेशी प्रोनाउन लिखे थे, देख लेना, मैंने सबकी हिंदी लिख रखी, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है चार्ट।
अब इसके एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे, इसको समझ लीजिए थोड़ा। जैसे मैंने एग्जांपल को बोला, दिस पेन इज हर्स। ये कलम उसका है, ये इसकी हिंदी है। ये कलम, ये पेन जो है उसका ही है, हर्स माने उसका ही। दैट बुक इज योर्स। वो पुस्तक तुम्हारी ही है। पजेसिव प्रोनाउन क्या कहलाएगा? वो पुस्तक तुम्हारी ही है। इसी तरह पजेसिव प्रोनाउन बहुत सारे बन सकते हैं। These are your copies. Yeah, these copies are yours. Hers, theirs. ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। These copies are yours, ये कॉपी तुम्हारी है। These copies are hers, ये कॉपी उसकी है, उसकी ही है। These copies are hers, theirs, ये कॉपी उसकी ही है, theirs वन उनकी है। These copies are theirs, उनकी ही है। जैसे सेंटेंस बोला, अगर इसका पीछे वाला ना दिखाओ, दोबारा देख लीजिए। These copies are theirs, ये पुस्तकें, ये कॉपियां, मतलब ये कॉपियां उनकी हैं। तो क्या हो जाएगा? ये theirs हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाथ है, योर्स है, देयर्स है, ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अधिकार दिखा रहे हैं, अपनी अपनी वस्तु पे क्या कर रहे हैं? ये सब अधिकार दिखा रहे हैं, और जो सब अधिकार दिखाते हैं वो हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं इसको? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें बच्चों कुछ ही गिने चुने शब्द आते हैं। दिस, दैट और दीज, दोज। ऐसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, अब इनके बारे में बता दें कैसे कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है जो संकेत करता है। जिसका प्रयोग कहाँ होता है? दैट का कहाँ होता है? दिस का कहाँ होता है? दोस्त का कहाँ होता है? इसको समझ लीजिए ध्यान से। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। द वर्ड्स दैट शोज the direction, the words that shows the direction, वे शब्द जो दिशा दर्शाते हैं, संकेत दिखाते हैं, सिंबलाइजेशन करते हैं, संकेत करते हैं, वे हमारे क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको समझिए ध्यान से बच्चों कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हमने लिखा दिस, दैट, दीज, दोज। बच्चों बहुत अच्छे से समझना है नियम। जिसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, दैट का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है, और दीज का प्रयोग केवल प्लूरल में होता है, दोज का प्रयोग केवल प्लूरल में होता है। पहले इसको लिख लीजिए। और उसके बाद में इसकी मीनिंग ये कैसा होता है? पास्ट के लिए इसका प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं, इसका प्रयोग दूर के लिए करते हैं, इसका प्रयोग पास्ट के लिए, इसका प्रयोग दूर के लिए करते हैं। तो दूसरी खेती वाला है, अगर जिसको नहीं पता वो सीख ले। दिस का प्रयोग पास्ट वस्तुओं के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए करते हैं, दिस का प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं, और दोस्त का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन,
तो दिस इज माय पेन पास्ट में भी है और एक वचन भी है। मैंने बोला दीज आर, मैंने बोला दैट का एग्जाम्पल लिया, दैट आर पेन। अगर मैंने बोला दैट आर पेन तो इसका मतलब क्या है, वो कलम में दूर है। और दैट इज पेन मैंने बोला वो कलम है, इसका मतलब तो भी दूर है। दैट का प्रयोग जब भी किसी वाक्य में करेंगे इसका सेंस दूर के लिए ही निकलेगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला दैट का प्रयोग दोनों में होता है, इसके साथ वर्ब जो होगी एक वचन बहुवचन दोनों होगी, सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। तो जैसे मैंने बोला दैट इज पेन तो इसका मतलब वो पेन दूर है, और दैट आर पेन तो बहुत सारे पेन है लेकिन दूर है। दैट इज तो एक वचन में एक पेन है लेकिन है वो भी दूर, और दैट आर पेन वो कलम है लेकिन है वो भी दूर। मतलब इसका प्रयोग दूर के लिए होगा, लेकिन होगा एक वचन में भी और बहुवचन में भी। इसके बाद आती दीज की बात, दीज आर पेन्स। अगर मैंने बोला दीज आर पेन्स, दीज आर कॉपीज, दीज आर कार्स, दीज आर काइट्स, दीज आर स्वीट्स, ये मिठाइयाँ हैं, ये पतंगे हैं, ये कलम है, ये पुस्तकें हैं, सब कुछ पास में है। मैंने बोला दोज आर कार्स, दोज आर कॉपीज, दोज आर स्वीट्स, दोज आर पेन्स, मतलब वो कॉपियां हैं, वो किताबें हैं, वो पुस्तकें हैं, अतः तो सब दूर हैं। तो दोज का प्रयोग दूर के लिए, दीज का प्रयोग पास के लिए। इसका प्रयोग प्लूरल में, इसका प्रयोग भी प्लूरल में करते हैं। दीज और दोज दोनों के साथ में आर का, वर का, बहुवचन चीजों का, बहुवचन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों, दिस, दैट, दीज, दोज। फिर से समझ लीजिए एक बार और समझा दें आप लोगों को। दिस का प्रयोग पास की चीजों के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए। फिर आता है दीज, इसका प्रयोग पास की चीजों के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की चीजों के लिए किया जाता है। फिर मैंने जैसे बोला दिस इज पेन, ये कलम है, इसका मतलब पास में है पेन, ठीक है, इसका प्रयोग एक ही वचन में। अब दैट की बात आती है, दैट समझ लीजिए। दैट इज पेन मैंने बोला दैट इज पेन मतलब कलम है, एक ही कलम लेकिन दूर है एक ही। फिर मैंने बोला दैट आर पेन, वे कलम है मतलब दूर है पेन, थोड़ी दूरी पर यहीं कहीं आसपास में होंगे, एक दो बेंच छोड़ करके। तो दैट आर पेन, देखो दैट का प्रयोग इज में भी लगा, दैट के साथ आर भी लगा, इसका मतलब इसका प्रयोग होता दूर के लिए लेकिन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन होता दूर। दैट इज पेन तो भी दूर है, दैट आर पेन तो भी दूर है, ठीक है। दैट आर कॉपीज तो भी थोड़ी दूरी पर है कॉपीज, और दैट इज कॉपी वो कॉपी है तो भी थोड़ी दूर पर है, ठीक है। फिर मैंने दीज का प्रयोग बोला, दीज आर पेन, तो ठीक है दीज का प्रयोग तो दूरी के लिए होगा, और दीज का प्रयोग पास चीज के लिए होगा, और दोज का प्रयोग दूर की चीज के लिए होगा, लेकिन ये है दोनों प्लूरल, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ये केवल दोनों प्लूरल के साथ। इसका प्रयोग पास के लिए, इसका प्रयोग दूर के लिए, इसका प्रयोग पास के लिए, इसका प्रयोग दूर के लिए। अब नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से लिंग का पता ना चले, लिंग का बोध नहीं हो, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब कोई शब्द है अगर उससे जेंडर नहीं पता चल रहा है, जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, तो कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। The words that description, वे शब्द जो वर्णन करें विदाउट द जेंडर, बिना किसी जेंडर के, बिना किसी लिंग निर्धारण के, तो समझ जाना वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख लीजिए। The words that does not show, the words that do not show their gender, वे शब्द the words that do not show the words that do not show their gender, वे शब्द जिनसे उसके लिंग का पता ना चले, लिंग का निर्धारण ना हो सके, वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? जेंडर कहलाएंगे। मतलब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर आते देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, नन,
एनीबॉडी, ये सारे जितने भी हैं ये सब किसमें आएंगे, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, नन, एनीबॉडी, ठीक है, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी एग्जांपल दे रहे समझेंगे हम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एवरीवन इज हैप्पी इन द पार्टी। मैंने बोला हर कोई पार्टी में खुश था, एवरीवन इज हैप्पी इन द पार्टी। अब पता नहीं पार्टी में बच्चा खुश था या कोई पुरुष खुश था या कोई महिला खुश थी, मतलब बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, कौन है, जेंडर नहीं पता चल रहा है, मतलब हर कोई खुश था। तो जो एवरीवन आया ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन हो गया बच्चों, ये इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि एवरीवन में कौन है, मेल है या फीमेल है, पता नहीं चल रहा, बच्चा है या लड़की है या औरत है या पुरुष है, कौन सा लिंग है, इस चीज का पता नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर एवरीवन क्या है, यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आल है, आल भी आता है, एवरीवन भी आता है, ईच भी आता है, ठीक है, सम आता है, ये सारे वर्ड इसी में आते हैं। मैंने बोला आल वर बिजी इन द मीटिंग, कितने रखो, आल वर बिजी रखी है। मैंने कहा सब कोई व्यस्त थे, आल वर बिजी, सब व्यस्त थे। अब पता नहीं कौन व्यस्त थे, आल में कहीं पता चल रहा कौन व्यस्त था। तो जो एवरीवन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आल है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैंने बोला someone is knocking the door, someone is knocking at the door। मैंने बोला someone is knocking at the door, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। अब someone पता नहीं कौन है, कोई होगा, जेंडर नहीं क्लियर है ना, कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, जेंडर का नहीं पता है। यहाँ पर एवरीवन है, आल है, समवन है, जेंडर का पता ना होने के कारण में ये एवरीवन है, आल है, समवन है, नन है, नोबडी है, एवरीवन है, ये सारे हमारे कैसे प्रोनाउन कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ गया। तो आज हमने आपको पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन तीनों पढ़ा दिए। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हिज है, योर्स है, माइन है, अवर्स है, मतलब मेरा ही, उनका ही, हमारा ही, तुम्हारा ही, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको दोबारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, उसमें क्या होता है, उसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार शब्द होते हैं। इन चारों शब्दों का मैंने प्रयोग बताया कि किसका प्रयोग पास के लिए, किसका दूर के लिए करते हैं, कौन सिंगुलर में, कौन सिंगुलर प्लूरल में, कौन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया। इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं जैसे एवरीबॉडी है, समबडी है, एनी है, नन है, नो वन है, आल है, ईच है, एवरी है, ये सारे शब्द किसमें आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में। समबडी, एवरीबॉडी, एनीवन, आल, नन, नो वन, ये सारे वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन शब्दों से कोई सेंटेंस बनता है, कोई वाक्य बनता है, तो जेंडर नहीं क्लियर होता है कि जेंडर कौन सा है। इसलिए जब पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल है, बच्चा है, पुरुष, कौन सा वर्ग है, तो क्या है, जब कुछ पता नहीं चलता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसलिए शब्द ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट जो प्रोनाउन हमारे बच्चे हैं उस टॉपिक बात की होगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, अगली नेक्स्ट वीडियो में उनको बताया जाएगा। ठीक है।